Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So last time we actually finished with the three vector calculus operations. In fact, four vector calculus operations: gradient, divergence, curl, and Laplacian. So now we can move on to the next topic, and that is basically the topic of the coordinate systems. तो last time जो था इसका introduction जो था वो कर लिया था थोड़ा सा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बेसिकली हमें क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बेसिकली द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दे प्रोवाइड अस विद अ रेफरेंस to define or to allocate लोकेशन टू अ पॉइंट. ठीक है, किसी पॉइंट की अगर आपने लोकेशन डिफाइन करनी है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ कोर्स वो किसी रेफरेंस पॉइंट से होने चाहिए. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एक हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, और एटलीस्ट 3 हमारे पास रेफरेंस डायरेक्शंस होती हैं, एटलीस्ट 3. ठीक है, उससे 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वी नीड 3 रेफरेंस डायरेक्शंस जो कि बेसिकली 3 एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रही होती हैं. और फिर कह लें कि आपके जो रेफरेंस पॉइंट से हम उन 3 रेफरेंस डायरेक्शंस में अगर आप डिस्टेंस मेजर करें तो उससे वो उस पॉइंट की आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. ठीक है, तो ये तो एक जनरल तो इंट्रोडक्शन था. फिर हमने देखा था कि उसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है वो डिफरेंट तरह की होती है. ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि जी यू कैन हैव अ प्रॉब्लम विद स्फेरिकल सिमेट्री, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ चार्ज है. ठीक है, तो उसकी एक स्फेरिकल सिमेट्री है उस प्रॉब्लम की. तो उस केस में अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि उसको जब उसको फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें बेसिकली सिर्फ आपको एक ही कोऑर्डिनेट आर की टर्म्स में आप उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं. ठीक है, आपको दूसरे 2 कोऑर्डिनेट्स की थीटा फाई की टर्म्स में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज़ अ सिमेट्री. और अगर वो उसकी फॉर्मुलेशन सिंपल है तो फिर उसके बाद उसकी जो मैनिपुलेशन है वो भी सिंपल हो जाती है, कि उसके बाद जब अपने इक्वेशंस को उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस करने होते हैं तो ऑफकोर्स अगर आप सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो एनालिटिकल कह लें कि उसका सोल्यूशन है वो भी सिंप्लीफाई हो जाता है. तो यही वजह है कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम को देख के हमें पता लग जाता है कि इसकी सिमेट्री किस तरह की है, तो उसमें हम उसी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यही प्रॉब्लम अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अगर करना शुरू कर दें तो दैट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. और ऑफ कोर्स जितना वो प्रॉब्लम उसकी फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी उसमें इतने ही ज़्यादा एरर्स के चांसेस होते हैं. इसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास कुछ सिलेंड्रिकल सिमेट्री है. ठीक है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का जो प्रॉब्लम था वो हमने देखा था कि जी करंट कैरिंग कंडक्टर है. तो करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में वी हैव अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो उस केस में विल यूज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और उस केस में जो हमारी इजी जो फॉर्मुलेशन है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर. और कार्टेशियन सिमेट्री की जो एग्जांपल हमने देखी थी वो ये थी कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो उस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वी नो कि इट्स यूनिफॉर्म ऑन अ प्लेन, तो वहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन सिमेट्री है, तो वहाँ पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक, तो ये तो उसका मकसद आ गया कि जी हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्यों नहीं काम चला लेते, हमें 3 या ज़्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्यों हमें डिफाइन करने पड़ रहे हैं. तो हमने ये देखा कि जी बेसिकली depending upon the symmetry of the problem we can have it is easier to formulate that problem in that respective coordinate system. तो अब हम ये कि आगे चल के हम देखेंगे कैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हैं उसके अंदर जो है, उसके अंदर एक पॉइंट है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसमें कोई वेक्टर्स हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, जो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की कह लें कि जो उसके अंदर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं. तो अगेन हमने देखा था कि जी सबसे पहला तो ये कि हमने किसी पॉइंट को so first of all you need to locate a point within the coordinate system. ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका पॉइंट है, लेट्स से कि यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो m है, कैपिटल M.
और उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 नंबर से, जिनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल्स असाइन कर देते हैं, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जी, ठीक है। तो अब ये स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जी क्या है? ये सिंपली डिस्टेंस है इस पॉइंट का फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन विच इज ओ, ठीक है। अगेन और यू ऑलरेडी नो दिस, कि अगर मैं ओ से इस पॉइंट को मैंने पहुंचना है तो मुझे एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक्स वो नंबर है। फिर मुझे वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, तो ये वाई वो नंबर है। और मुझे जी डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, तो ये जी जो है ये वो नंबर है। तो ये एक्स, वाई एंड जी, ये जो वेरिएबल्स जो किसी भी पॉइंट को जब हम डिनोट करते हैं, तो ये सिंपली मुझे डिस्टेंस बता रहे होते हैं अलोंग दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, अलोंग द एक्स, वाई एंड जी एक्सिस, क्योंकि एक्स, वाई एंड जी एक्सिस भी हम जो है वो कोऑर्डिनेट के साथ ही हम डिफाइन कर लेते हैं कि जी एक्स की डायरेक्शन ये है, वाई की डायरेक्शन ये है, जी की डायरेक्शन ये है, और साथ ही हम बता देते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो ये जो सिंपली हैं एक्स, वाई, जी पॉइंट्स, दीज आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग दीज पर्टिकुलर एक्सेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया कि जी जब आपने डायरेक्शंस डिफाइन की, तो डायरेक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शंस को क्या चीज़ एक्सप्रेस करती है, वो यूनिट वेक्टर्स एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, किस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जो हमारी एक्स एक्सिस हमने डिफाइन की, तो उसके साथ ही हमने उसका एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया, जिसको हमने एक्स हेड से रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरह वाई के केस में हमारा एक यूनिट वेक्टर वाई है, और जी के केस में हमारा यूनिट वेक्टर जी। तो ये यूनिट वेक्टर्स जो हैं, एक तो हमें ये पॉइंट को लोकेट करने के लिए भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें उस डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस देखना होता है। और इसके अलावा जो है, जो वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट करना होता है, वेक्टर्स के लिए भी हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि वेक्टर्स को हम इस तरह इन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेरे पास एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट होता है। तो ये जो एक्स कंपोनेंट है, ये बेसिकली दिस इज अलोंग दिस एक्स यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, जो वाई कंपोनेंट है ये वाई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के अलोंग है, और जो जी कंपोनेंट है ये जी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का। तो कोई भी वेक्टर जब आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक्सप्रेस करेंगे, तो बेसिकली उसकी डायरेक्शन को हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 3 यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली वी नीड टू डिफाइन दिस यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन। तो ये जब हमने एक्सेस डिफाइन कर ली, तो वहां से हमारे पास ये यूनिट वेक्टर्स ऑटोमेटिकली डिफाइन हो। अब आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप ओरिजिन पे डिफाइन करें, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब ये जो मेरा एम पॉइंट था फॉर एग्जांपल ओवर हियर, तो एम के ऊपर जो मेरा जी यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में ऊपर है, ठीक है, अलोंग जी। मेरा जो एक्स यूनिट वेक्टर है वो इधर है, ठीक है, अलोंग एक्स। और जो मेरा वाई यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो so this is z, this is x and this is y. So you can see कि जी it doesn't matter, no matter where you are, आपका पॉइंट जहां मर्जी हो, उस केस में आपकी जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स, वाई और जी, उस पॉइंट के ऊपर ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। एक्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वाई एंड जी, एंड सिमिलरली वाई विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू जी एंड एक्स, एंड द सेम गोज फॉर जी यूनिट वेक्टर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, बेसिकली दीज आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, बिकॉज एट एनी पॉइंट द 3 यूनिट वेक्टर्स दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और जिसकी वजह से इनको हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से बाद में क्या होता है कि जी हमारा जो, जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो वो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती हैं, क्योंकि जब एक्स डॉट वाई आप लेते हो, तो ये चूंकि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो हमें पता है कि एक्स डॉट वाई जीरो है, इसी तरह एक्स डॉट जी जीरो है, इसी तरह जेड डॉट वाई जीरो है, या वाई डॉट एक्स जीरो है। तो ये जब इनका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी टर्म्स जो है वो जीरो हो जाती हैं, और अल्टीमेटली जो आपका डॉट प्रोडक्ट आपकी कैलकुलेशन होती है, उसमें क्या होता है कि आप एक्स कंपोनेंट को सिर्फ आप दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हो, वाई कंपोनेंट को दूसरे के वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हो, जी को दूसरे के जी के साथ करते हो, और आपका जो डॉट प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्थोगोनैलिटी का बेनिफिट है। अगर आपका ये you can define coordinate systems which are not mutually orthogonal, ठीक है। आप ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन कर सकते हो जहाँ पे ये रिलेशन होल्ड नहीं करता, लेकिन वहाँ पे ऑफ कोर्स आपका जो डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करोगे या क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, तो देन इट बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट दैट डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट।
ओके तो इसी में इसके साथ ही जब आप मतलब कुछ प्लेन्स जो है वो भी आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट कर लेते हैं, लेट्स से कि आप कहते हो कि जी y इज इक्वल टू 0, तो अगर y इज इक्वल टू 0 के ऊपर आप x और z को वेरी करें तो आपके पास एक्स जी प्लेन जो है वो डिफाइन हो जाएगी, जैसे कोई ये। इसी तरह यू कैन हैव जी वाई प्लेन, अगर आप x को 0 कंसिडर कर लेते हो या x की वैल्यू को फिक्स कर लेते हो, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू कहते हो कि जी x इज इक्वल टू +3, तो उसके ऊपर जो है आपकी सॉरी y की वैल्यू अगर आप फिक्स कर लेते हो, दिस इज y एक्सिस, तो आप उसमें एक्स जी प्लेन जो है वो डिफाइन कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है, उस जगह पे। तो इसमें हमारे पास तीन तरह की प्लेन्स हैं और वो तीनों भी आपस में ऑर्थोगोनल होती हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, एक्स जी प्लेन, वाई जी प्लेन या वाई एक्स प्लेन। तो अगेन ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं सिंपली उसको दिस इज सिंपली द रिव्यू ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अगेन लेट्स समराइज कि उसके क्या क्या तरीका है। एक तो ये कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। तो उस पॉइंट के जो तीन नंबर्स जो उस पॉइंट को बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, उनको हम उसके तीन कोऑर्डिनेट्स कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शंस होती हैं जो कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। फिर किसी पॉइंट तक का जो एक वेक्टर होता है जिसको कि हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसको कि यहाँ पे हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ओ एम वेक्टर है, दिस इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर विच इज डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट एम। तो ये क्या चीज़ है, ये ऑफ कोर्स ये सिंपली ये वेक्टर है एक्स वाई जी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले जो हेड के ऊपर पॉइंट होता है एक्स माइनस जीरो, ओरिजिन चूंकि 0 0 पे है, तो एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स, वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू वाई और जी माइनस जीरो इज इक्वल टू जी। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सॉरी ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं दे आर सिंपली एक्स वाई एंड जी। So we can define position vectors and we have unit vectors, and then this is an orthogonal coordinate system. So basically or the unit vectors at any point, ठीक है, जो मर्जी पॉइंट आप ले लें उसके ऊपर ये सारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। एंड देन वी कैन डिफाइन these three planes which are also mutually perpendicular to one another. So this was the Cartesian coordinate system. Cylindrical coordinate systems में क्या होता है? तो cylindrical coordinate system is simply the 3D version of the polar coordinate system, जो कि आप लोग पहले देख चुके हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था, आपके पास आर होता था और फाई होता था, ठीक है। आर क्या होता था, बेसिकली उसमें क्या होता था, आप सर्कल डिफाइन करते थे, जो सर्कल का रेडियस होता था वो दैट वाज स्मॉल आर, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बनाते थे, ठीक है, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई इज द वर्टिकल एक्सिस। तो इस पॉइंट का, ठीक है, लेट्स से दिस वाज योर पॉइंट जो ग्रीन से मैंने शो किया हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन दैट इज स्मॉल आर, और ये जो एंगल फाई है बेसिकली ये एक्स एक्सिस के साथ ये बता रहा होता था कि अच्छा ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो था बेसिकली ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था। तो लेकिन इसमें अगर हम एक थर्ड डायमेंशन ले लें दैट इज द जी डायमेंशन, ठीक है, तो देन दिस बिकम्स द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगेन मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, आर which is the radius of the circle, or you can say कि this is the distance of the point from the axis of the cylinder, क्योंकि इस केस में ये जो आपका सर्कल अगर आप इसको ऊपर खींच लें तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा, राइट। जेड एक्सिस अगर आप इसमें बना लें तो इस सिलेंडर की जो एक्सिस है उससे जो भी डिस्टेंस होगा बेसिकली दैट इज द स्मॉल आर, ठीक है। आर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस, और इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। फाई क्या चीज़ है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं दिस इज द एजीमुथ एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से जो एंगल है कि उस पॉइंट का एंगल कितना है, कि मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, या इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, या इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस से अगर मैं ये एंगल मेजर करूंगा तो दिस इज बेसिकली द फाई। तो इसको हम क्या कहते हैं, एजीमुथ एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इस फाई से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। यू कैन सी जी
अगर यहाँ पे हम देखें हमारा पॉइंट जो है वो ये है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, R, फाई एंड Z। तो इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस था जो कि Z एक्सिस के साथ था, तो दिस इज R। इसका जो एंगल है फ्रॉम X एक्सिस, दिस इज फाई। और इसका जो डिस्टेंस है Z के अलोंग, दैट इज बेसिकली द वर्टिकल कोऑर्डिनेट और द Z एक्सिस के अलोंग इसका जो डिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पे हम तीन यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि तीन रेफरेंस डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इसका यूनिट वेक्टर है Z यूनिट वेक्टर, ये तो वही है जो कि हम पीछे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख के आए हैं, जो Z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। जो इसका तीसरा कोऑर्डिनेट Z था, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, जो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है, तो जो Z यूनिट वेक्टर है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में। इसी तरह जो R है, जो रेडियल डायरेक्शन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन या रेडियस यूनिट वेक्टर। तो दिस इज, जो भी पॉइंट था हमारा M पॉइंट था, उससे ये रेडियली आउटवर्ड्स है, तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है हमेशा किसी भी पॉइंट से। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे होता, तो यहाँ पे जो है रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होनी थी, ठीक है। तो इस केस में मेरा R इस तरह पॉइंट कर रहा होता, ठीक है। अगर ये यहाँ पे होता तो ये इस तरह होता। तो यू कैन सी कि जी बेसिकली ये जो रेडियल डायरेक्शंस हैं, ये सेंटर से चारों तरफ 360 डिग्रीज के अंदर रेडियली आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो M पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपके M पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, जो आपकी फाई डायरेक्शन होती है, ठीक है, विच इज बेसिकली द फाई एंगल। फाई एंगल की डायरेक्शन क्या है, उस पॉइंट से ये टेंजेंट डायरेक्शन होती है। ये जो सर्कल बना रहा होता है, सो दिस सर्कल जो कि बन रहा था Z एक्सिस के गिर्द, जिसके ऊपर मेरा पॉइंट लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट डायरेक्शन है दैट इज द फाई डायरेक्शन, ठीक है। एंड टेंजेंट डायरेक्शन, क्योंकि हम पॉजिटिव x से इसकी डायरेक्शन फाई की ले रहे हैं, तो ये टेंजेंट उस डायरेक्शन में होगी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नॉट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो मेरा फाई एक्सिस, फाई का जो एंगल है वो पॉजिटिव x एक्सिस से हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो टेंजेंट डायरेक्शन है वो दैट इज अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब आप अगर इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को देखें, तो ये भी किसी भी पॉइंट पे, जो मर्जी आप पॉइंट ले लें, हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर आप 3D में इसको देखेंगे, R और Z आपस में परपेंडिकुलर है, किसी भी पॉइंट पे Z ऊपर की तरफ है और R रेडियली आउटवर्ड्स है। इसी तरह जो R और फाई है ये आपस में परपेंडिकुलर है, और इसी तरह जो फाई और Z है ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। इट डजेंट मैटर कि आपका पॉइंट यहाँ पे है, आपका पॉइंट उस तरफ है, आपका पॉइंट जहाँ पे मर्जी भी हो, आपकी जो R, फाई और Z डायरेक्शन है, दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एंड दैट्स व्हाई द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो अ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी सारे आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट वेक्टर, इसमें जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, जो ओरिजिन से बेसिकली इस पॉइंट तक लाई कर रहा होता है, ठीक है, विच इज OM। तो ये जो OM यूनिट वेक्टर है, यू कैन सी के जी उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो उसका Z कंपोनेंट है और एक उसका R कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस केस में जो आपका यूनिट वेक्टर होगा, सॉरी, जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा OM, जो किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर रहा होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे। उसका एक R कंपोनेंट होगा और एक उसका Z कंपोनेंट होगा। उसमें थीटा ये कह लेंगे, जो फाई एंगल जो है वो बेसिकली बनी आएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसके तीनों कंपोनेंट्स है x, y एंड z, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूंकि वो एक तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो तो एंगल कोऑर्डिनेट है, तो वो वेक्टर के कंपोनेंट की शक्ल में उस तरीके से नहीं आ रहा पोजीशन वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इस केस में जो आपका बेसिकली जो कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा उसके सिर्फ दो कंपोनेंट्स ही होंगे। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी आप तीन तरह की प्लेन्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन हम क्या कहते हैं, प्लेन वो होती है एक 2D सरफेस होती है जिसके ऊपर बेसिकली जिसको आप सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स के साथ स्पेसिफाई कर सके, ठीक है, आपको तीसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत ना पड़े। तो आप इस केस में इसमें भी आप तीन तरह की प्लेन्स डिफाइन कर सकते हैं। तो आपकी फॉर एग्जांपल एक फाई Z प्लेन हो सकती है जिसमें कि आपका R कांस्टेंट है, ठीक है। सो वेयर R इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आपका R कांस्टेंट हो जाए तो वो जो प्लेन बनेगी वो एक सिलेंडर बनेगी, ठीक है।
उसके आपका एंगल जो है, अगर आप सिलेंडर के इर्द गिर्द मूव करेंगे तो आपका फाई चेंज हो रहा है, सिलेंडर के आप ऊपर और नीचे डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका जी चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसका आर हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये मतलब ये सिलेंडर की ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसकी ये टॉप और ये बॉटम सरफेस की हम बात नहीं कर रहे, वो इसके अंदर शामिल नहीं है, बल्कि जो इसकी जो कर्व्ड सरफेस है, जो कि यहाँ पे बेसिकली मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी 360 डिग्री पे अगर आप कंसिडर कर लें तो ये एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन में कई दफ़ा हमारे जहन में ये होता है कि जी प्लेन का मतलब ये है कि वो एक ना फ्लैट सरफेस है, तो प्लेन, दिस इज नॉट, मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन ये नहीं होती कि जी प्लेन नीड्स टू बी फ्लैट। जो प्लेन है वो आपकी कर्व्ड भी हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी जो सिलेंडर की जो आउटर कर्व्ड सरफेस होती है, दैट इज बेसिकली अ 2D प्लेन, जिसको कि हम सिर्फ दो कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हैं, विच इज फाई एंड जी, क्योंकि इस केस में आर जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो आप इसमें बहुत सारी इस तरह की प्लेन्स बना सकते हैं। अगर आप आर की वैल्यू को चेंज कर लें और उसको कांस्टेंट रखें तो उस केस में जो बाहर सिलेंडर एक बनेगा वो एक और 2D प्लेन होगी। तो इसी तरीके से आपके पास एक अगर आप फाई को कांस्टेंट रख लेते हैं, आप कहते हैं कि यार फाई जो है लेट्स से 60 डिग्री है, तो अब आपके पास अब आर और जी को अगर आप वेरी करें तो आपके पास एक ये प्लेन बन जाएगी, ठीक है, जिसको मैंने अभी ये इधर रेड रेक्टेंगल से शो किया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में यू कैन सी कि जी आपका आर चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में और आपका जी चेंज हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन इसमें आपका फाई कांस्टेंट, आपका एंगल कांस्टेंट है। इस पर जो मर्जी पॉइंट ले लेंगे उसका फाई की वैल्यू सेम रहेगी। तो दिस इज फॉर एग्जांपल अ कांस्टेंट फाई प्लेन, या जिसको आप आर जी प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फाई कांस्टेंट। तो इसी तरह की एक कांस्टेंट फाई प्लेन आप इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। इस केस में फाई जो है उसकी वैल्यू 0 थी, यहाँ पे फाई की 60 डिग्री थी। यहाँ पे अगर आप वो प्लेन बनाते हैं तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इस तरह यू कैन सी कि जी ये जो प्लेन्स हैं ये इस जेड एक्सिस के साथ, जिस तरह एक पंखे के वो फिन्स होते हैं ना, उस तरीके से यू कैन बेसिकली ड्रॉ इन्फिनिट नंबर ऑफ कांस्टेंट फाई प्लेन्स। आप कोई भी फाई को कांस्टेंट रख के आप आर और जी को वेरी करें तो उससे जो आपकी प्लेन बनेगी दैट वुड बी अ कांस्टेंट फाई प्लेन। लेकिन यू कैन सी कि जी दिस इज द फ्लैट सरफेस, यहाँ पे जो प्लेन है ये फ्लैट सरफेस है, ये कर्व नहीं है। इसी तरह जो तीसरी प्लेन है वो कांस्टेंट जी प्लेन है, जिसमें आप जेड को कांस्टेंट रख लेते हो, ठीक है। अगर आप जेड को कांस्टेंट रखते हो तो फिर आपके पास ये जैसा सिलेंडर की टॉप सरफेस थी या बॉटम सरफेस थी, तो दीज आर बेसिकली द कांस्टेंट जी प्लेन, क्योंकि इसमें जेड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। तो इसमें आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक तरह की सर्कुलर आपकी एक प्लेन बन जाएगी। आर की वैल्यू चेंज हो रही है और आपकी फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन उसमें जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये जो फ्लैट सर्कल से बन जाएंगे, दीज आर द कांस्टेंट जी प्लेन, जिसमें जी की वैल्यू कांस्टेंट है और आपकी आर और फाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये तीनों जो है ना बेसिकली प्लेन्स जो हैं ये कह लें कि आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बनेंगी। और आपका जो भी पॉइंट होता है ना, बेसिकली ये जो पॉइंट होता है, दिस इज ऑलवेज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री प्लेन्स। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो उसकी तीन प्लेन्स होती हैं, उसकी इंटरसेक्शन से वो पॉइंट बनता है। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो आपकी एक ये प्लेन थी जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर आपकी एक कर्व्ड प्लेन थी, और फिर ये आपकी ऊपर वाली जो कांस्टेंट जी प्लेन थी, ये तीनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से यू हैव दिस पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जो इसके जो जो नीचे सरफेस है इसकी अगर वहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे तो जैसे 0 है ना, वहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। जहाँ पे जी 0 है, जी सर, लोअर सरफेस पे इसकी सिलेंडर जी की जी लोअर। बिल्कुल, यहाँ पे लेट्स से ये वाली जो है, यहाँ पे जी सर, z की वैल्यू 0 है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। और जो अपर सरफेस है वहाँ पे जी कोई ना कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल तो कोई वैल्यू दोनों होगी, को ऐसा लेट्स से उसकी कांस्टेंट वैल्यू, ट्रीट करेंगे। हाँ लेकिन वो कांस्टेंट जी प्लेन है ना, मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू हो चाहे 0 हो, लेकिन अगर मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स ले रहा हूँ इस प्लेन में तो उसमें हर पॉइंट पे जी की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट रह रही है, राइट। इसी तरह मैं ऊपर कोई प्लेन ले लेता हूँ तो इसमें जी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, कोई कोई वैल्यू है, ठीक है। जी की वैल्यू जो है लेट्स से कि वो 5 है, पॉजिटिव 5 है, लेकिन अब मैं इसमें प्लेन में जो मर्जी पॉइंट ले लूँ वहाँ पे जी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। उसमें आर की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आपका पॉइंट करीब है तो उसमें आर की वैल्यू डिफरेंट है, अगर आपका दूर है तो आर की वैल्यू और है। इसी तरह फाई की वैल्यू चेंज हो रही है,
ठीक है। अगर ये जो पॉइंट है इसकी फाई की वैल्यू ये है, ये जो पॉइंट है उसकी फाई की वैल्यू और है, तो इसका मतलब जब हम कहते हैं कांस्टेंट जी प्लेन, तो उसका मतलब ये है कि उसमें जेड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट की, ठीक है, और आप सिर्फ उसको आर और कह लें कि फाई की पॉइंट। अगर आपने दो प्लेन्स को आपस में डिस्टिंग्विश करना है ना, तो फिर तो आपको जी की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि ये जो है जी इज इक्वल टू 0 प्लेन है और ये जी इज इक्वल टू 5 प्लेन है। लेकिन अगर आपने एक प्लेन के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपने स्पेसिफाई करना है, तो वहां पे जी की वैल्यू मैटर नहीं करेगी, क्योंकि सबकी जी की वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो शायद वहां से आपको कंफ्यूजन आई है सर कि अगर आप अगर जी की एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर हम लोग आर और थीटा को चेंज करें, दरमियान में कोई पॉइंट ले लें, उसको भी कांस्टेंट सी कहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एज ठीक लॉन्ग एज कि आप एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो वो जो उस तरीके से आप कई प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एट ईच पॉइंट, बेसिकली आप सारी प्लेन्स डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है। ओके अच्छा, इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में लेट्स से कि अगर आपने एक पॉइंट है और आपने उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है, तो यू कैन बेसिकली कन्वर्ट दैट टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ये पॉइंट था m, तो यहाँ पे देखें कि हमने x, y और z भी साथ साथ लेबल किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो फाई होता है वो इन एनी केस आपके x एक्सिस के हिसाब से आप मेजर कर रहे होते हो, तो यू हैव टू स्पेसिफाई द x, y एंड z ओवर हियर। तो x, y, z जो थे वो तो कोऑर्डिनेट, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस थे, ठीक है। तो अगर आपका जो एक पॉइंट था जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में था, r थीटा और सॉरी r, फाई और z की टर्म्स में था, उसको आपने x, y की टर्म्स में लेके जाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो इफ यू सी के जो z एक्सिस है वो एग्जैक्टली वही है जो कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। उसमें भी z एक्सिस हमने अपर डायरेक्शन में कंसीडर किया था, यहाँ पर भी z एक्सिस अपर डायरेक्शन में है, तो z एक्सिस तो एग्जैक्टली वही है, उसको तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो z कोऑर्डिनेट होगा वो तो एज इट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का z कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो पीछे रह गया आपके r और फाई। बेसिकली r और फाई जो है उनको आपको कन्वर्ट करना, आपने जो जिस तरह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में r और फाई को हम x और y में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। बेसिकली यू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। इफ आई जूम इन ओवर हियर, ठीक है, तो अगर आपका ये पॉइंट है, ठीक है, तो इफ दिस इज योर पॉइंट, तो यहाँ से लेट्स से कि आपके पास r की वैल्यू थी और आपके पास फाई की वैल्यू थी, ठीक है। तो r क्या चीज़ है? r इज दिस डिस्टेंस। तो यू नो कि जी r इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जो फाई एंगल है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ये x के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x, ठीक है। तो x इज सिंपली r cos फाई एंड सिमिलरली y इज सिंपली r sin फाई, ठीक है। और अगर आपके पास y और x है और उससे आपने फाई निकालना है, तो यू नो कि जी tan फाई इज सिंपली y ओवर x। तो ये जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स हैं, आप इसको यूज करके आप आइदर अगर आपके पास r और फाई गिवन है तो आप उनसे x और y फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपके पास y और x गिवन है तो आप उनसे फाई और r फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली r इज सिंपली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपके पास लेट से x और y गिवन थे तो उससे आप r इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फाई इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास r और फाई गिवन थे तो आप उससे x और y पहली दो इक्वेशंस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि बेसिकली इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एज लॉन्ग एज कि आप उसको अंडरस्टैंड करें कि जी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, कि रेफरेंस एक्सिस किधर है, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे आप उसको विजुलाइज कर सकें कि अच्छा ये जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली r की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो मेरी 2D प्लेन्स बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं तो फिर उसके बाद ये जो फार्मूलाज हैं इनको इवन आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली कन्वर्ट बिटवीन
the cylindrical coordinates to the and the Cartesian coordinate systems. Okay, so the next and the third coordinate systems basically are the spherical coordinate systems. ठीक है, तो as the name suggests, spherical coordinate system ये होता है कि जी आपकी एक जो प्लेन या एक सरफेस होती है, कह लेंगे एक 2D प्लेन होती है, वो एक परफेक्ट स्फीयर होती है. ठीक है, तो इस केस में आपके पास तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, इसमें एक r होता है, एक थीटा होता है और एक फाई होता है. तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस कोऑर्डिनेट होता है वो एक ही होता है, विच इज r, विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, तो इस यहाँ पे आपने इसको याद रखना है कि दिस इज नॉट द सेम रेडियस जो कि पीछे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में था, क्योंकि सिलेंडर के केस में वो जो रेडियस था वो बेसिकली सिलेंडर का रेडियस था जो कि उसकी एक्सिस से उस पॉइंट तक का था. लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का रेडियस हमेशा सेंटर पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से हम मेजर करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक्सिस से हम मेजर कर रहे हो. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपका ये पॉइंट है, अगर इसको मैं जूम इन करूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट P ओवर हियर, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने डिफाइन किए हैं उसमें कैपिटल R विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट. ठीक है, जिसको ये वेक्टर R1 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पोजीशन वेक्टर है जो कि इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी बेसिकली R1. ठीक है, तो ये है क्या चीज़, ये सिंपली डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट. एंड यू कैन सी कि जी दिस इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अब इस पॉइंट पे अगर आप एक स्फीयर अस्यूम कर लें जिसको कि यहाँ पे जिसका एक हिस्सा जो है बेसिकली यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस से रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, जिसको यहाँ मैंने ग्रीन लाइन से शो कर दिया. अगर इसको आप मुकम्मल कर लें तो ये पूरे के पूरा एक स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी. ठीक है, जिसमें कि आपके कांस्टेंट R है, R1 की वैल्यू के ऊपर आप एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर के ऊपर. तो ये जो प्लेन बनेगी, यू कैन से कि दिस इज द कांस्टेंट R प्लेन विच इज बेसिकली द सरफेस ऑफ अ स्फीयर. क्योंकि इस केस में आपके जो दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं थीटा और फाई वो वेरी कर रहे हैं, लेकिन आपका R जो है वो कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, अच्छा इसके दूसरे कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं. दूसरा थीटा और फाई क्या चीज़ है. अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जो फाई है ना बेसिकली ये वही है जो पीछे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ के आए हैं, जो एजीमुथ एंगल है. ठीक है, तो फाई हमने देखा था कि ये क्या होता है, ये वो एंगल है, उस पॉइंट का एंगल है जो कि हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स से कि ये मेरा पॉइंट था, तो इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर यहाँ से मैं एक अगेन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो बेसिकली आपका फाई है. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. लेकिन मेरे ख्याल में ये आपको सही तभी समझ आएगी जब हम पहले थीटा देख लें, थीटा क्या चीज़ है. तो इसमें जो दूसरा एंगल है थीटा, दैट इज बेसिकली द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव z एक्सिस. ठीक है, जो पॉजिटिव z एक्सिस है उससे इस पॉइंट का एंगल कितना है, उससे इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का यू कैन से कि जी एंगल कितना है, दैट दिस इज बेसिकली द थीटा. तो यू कैन सी कि जी अगर मैं इस पॉइंट पे R को कांस्टेंट रख लूं और थीटा को भी कांस्टेंट रख लूं, लेट्स से सिर्फ फाई को वेरी करूं. ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा कि उसमें मेरे पास इस तरह की एक कोन जो है वो बेसिकली बन जाएगी. ठीक है, इस पॉइंट को लेट्स से कि मैं अगर इस कोन की जो ये बाउंड्री है इसके ऊपर अगर मैं इसको घुमाऊं तो आपका थीटा कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि इस जो मर्जी पॉइंट में ले लूं इस पे उसका जो एंगल है इस z एक्सिस के साथ वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. कोई भी आपकी फनल है तो फनल की जो बाउंड्री है उसका एंगल अगर मैं उसके जो सेंटर से जो एक्सिस गुजर रही है उसके साथ उसका कांस्टेंट होगा. तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा का एंगल यहाँ पे है वही यहाँ पे है, वही इस पॉइंट के ऊपर है, वही इस पॉइंट के ऊपर. इट डजेंट मैटर कि आप इस कोन की जो ये कोन सी बन रही है इसकी बाउंड्री के ऊपर जो मर्जी पॉइंट ले लेंगे उसका जो एंगल थीटा है दैट इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर एक्सिस विच इज द z एक्सिस, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसमें जो r है वो भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं. ठीक है, दैट इज द रेडियस. ठीक है, इसका मतलब ये कि हम बेसिकली फाई वेरी कर रहे हैं. ठीक है,
अच्छा, इसी तरह अगर जी जी सर जब हम कोन बनाएंगे तब सर उस केस में तो आर को भी वेरी करना पड़ेगा ना? नहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका आप यहाँ से आर का क्या चीज़ है, आर आपका डिस्टेंस है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। यस सर। एक सेकेंड, सर क्योंकि जब आर कांस्टेंट होगा तो सर हमारे पास सर सिर्फ ऊपर वाला एक सर्कल नहीं आएगा। देखिए हम बेसिकली जो जब हम कोन की बात कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ ये ऊपर वाले सर्कल की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये वाला जो सर्कल है, ये जो कांस्टेंट आर की जो बाउंड्री होगी ना, मतलब लेट्स से जो आपका एक स्फीयर बना हुआ है, ये सर्कल उस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, राइट? यस सर। क्योंकि इसकी जो ये जो सर्कल है, इसकी आर की वैल्यू सेम है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ कोन के यहाँ पे मैं नहीं कह रहा आर, ठीक है। ये नहीं है कि जी अब मैं कोन की टॉप सरफेस की, मैं सिर्फ उसकी बाउंड्री वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ। अगर ये सेंटर में कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन ये जो सर्कल है कोन का, ये इसकी जो आर है वो कांस्टेंट है। ये ऐसे ही है कि आप बिल्कुल हाँ, ये मतलब आप जो है ना इसको ये एक वेक्टर ले लें और इसको घुमा लें इस एक्सिस के चारों तरफ, ठीक है ना। यहाँ से आप ले इसको घुमाएं चारों तरफ, तो उससे आपका एक सर्कल बन जाएगा, राइट। तो और ये सर्कल जो है ये आपके स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जो आपका कांस्टेंट स्फीयर की होगी, क्योंकि उस केस में जो कांस्टेंट स्फीयर होगा उसमें भी हर पॉइंट की जो रेडियल डिस्टेंस है वो आर होगा, रेडियल डिस्टेंस है। और इस सर्कल के ऊपर भी रेडियल डिस्टेंस आर है, तो दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये बेसिकली उस स्फीयर के ऊपर ही लाई कर रहा है ये सर्कल जो है। अगर आप एक स्फीयर बनाएं तो इस तरह के आपके बहुत सारे सर्कल होंगे, जिनको कि आप कह लें कि जो जिस तरह अर्थ पे आप उसकी वो लैटिट्यूड्स डिफाइन कर लेते हैं ना, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, तो उसके सर्कल के ऊपर जो अर्थ की स्फीयर के ऊपर जो इस तरह के सर्कल होते हैं, तो ये कह लें कि ये आपके उस कोन वाला सर्कल है, वही वाला सर्कल। तो ठीक हो गया। तो बेसिकली ये जो कोन है, अगर आप इस पूरी की पूरी कोन को कंसिडर कर लें, ठीक है, जिसमें कि आपकी ये वाली कर्व्ड सरफेस भी आ जाती है, तो इसमें ये हो रहा है कि ये कौन सी प्लेन है, ये जो कोनिकल प्लेन है, इसमें आपकी आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है और आपकी फाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि अगर आपका कोन का यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आर की वैल्यू और है। तो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है और फाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन आपका जो थीटा है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कांस्टेंट थीटा प्लेन। और अगर आप ये स्फेरिकल प्लेन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी जो आर की वैल्यू है वो कांस्टेंट रह रही है, आपकी थीटा और फाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो दिस इज बेसिकली कांस्टेंट आर प्लेन, ठीक है। और अगर आप ये वाली प्लेन कंसिडर कर लेते हैं, ये जैसे कि ये जो इस तरह वाली प्लेन है, ठीक है, इसमें आपका थीटा जो एंगल है वो भी वेरी कर रहा है, इसमें आपकी आर की वैल्यू भी वेरी कर रही है, लेकिन इसमें आपका जो फाई है वो कांस्टेंट रह रहा है। आपका जो फाई बेसिकली वो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस पूरी की पूरी प्लेन पे आपका जो फाई है वो वेरी नहीं कर रहा, तो दिस इज द कांस्टेंट फाई प्लेन, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास आप यू कैन सी के जी बेसिकली ये कांस्टेंट फाई प्लेन जो एक ही प्लेन है जो फ्लैट है। बाकी जो ये जो कांस्टेंट थीटा प्लेन है ये भी कर्व्ड है, कोनिकल है, और जो कांस्टेंट आर प्लेन है वो स्फेरिकल है, वो भी ऑफ कोर्स कर्व्ड है। तो इसको यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि जी ये तीनों प्लेन्स किस तरीके से होंगे, कहाँ पे अगर मैं एक कोऑर्डिनेट रख लेता हूँ और लेट्स से कि मैं आर को कांस्टेंट रख लेता हूँ और थीटा फाई को वेरी कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरे पास एक स्फीयर बन जाएगा। अगर मैं आप थीटा को कांस्टेंट रख लेता हूँ और आर और फाई को वेरी कर रहा हूँ, तो उससे मेरे पास एक कोन आ जाएगी। और अगर मैं फाई को कांस्टेंट रख लेता हूँ और आर और थीटा को कर रहा हूँ, तो उससे मेरे पास ये एक फ्लैट सरफेस आएगी, लेकिन फ्लैट सर्कल्स जो कि ओरिजिन से गुजर रहे हैं एट अ कांस्टेंट थीटा फाई। तो अगेन इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा विजुलाइज करने में। इसकी प्लीज़ एनिमेशन ज़रूर देखें, ऑनलाइन आपके काफ़ी रिसोर्सेज हैं जिसमें यह है कि जब आप लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके मुख्तलिफ एंगल्स से उसके 3D में आप उसको देख सकते हैं, उसकी विजुलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसको विजुलाइज कर लें, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बाद में हर प्रॉब्लम में जो भी आप प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व करेंगे उसमें ये चीज़ें आएंगी।
और अगर शुरू में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके क्लियर नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना उसको सही मानों में सॉल्व करने में, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसमें काइंडली इसको जो है ना आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस के थ्रू या जो एनिमेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी उनको देख के आपने ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, वरना ये अब बाद में आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाते हैं तीन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो हमने डिफाइन कर लिए, आर, थीटा और फाई। अच्छा जिस तरह फाई को हमने एजिमुथ एंगल कहा था ना, तो थीटा को हम जेनिथ एंगल कह देते हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स भी यूज होंगी, जेनिथ एंड एजिमुथ। ठीक है, जब हम जेनिथ की बात कर रहे होते हैं तो दैट इज बेसिकली थीटा, और जब हम एजिमुथ की बात कर रहे होते हैं तो दैट इज बेसिकली फाई। अच्छा इसमें अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि जो रेडियस है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। रेडियस एक तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, आपका रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अस्यूम किया कि सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है, चाहे वो जिस मर्जी डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ये रेडियस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। तो आपके जो रेडियस है उसकी वैल्यू, जो उसकी लिमिट्स हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक है। दिस वाज द सेम केस फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल केस में भी आपका जो रेडियस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि आपके एक्स, वाई और जी कोऑर्डिनेट्स हैं वो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन से एक साइड पे जो हमारे डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन थी और दूसरी साइड पे वो नेगेटिव डायरेक्शन। जबकि इस केस में हमारी जो रेडियल डायरेक्शन होती है वो ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन जो होती है वो रेडियल डायरेक्शन होती है। ओरिजिन से सारी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड्स हैं, तो इस केस में हमारे पास यू डू नॉट हैव अ नेगेटिव रेडियल एक्सिस। ठीक है, जिस वजह से आपकी जो रेडियल कोऑर्डिनेट होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर अगर फाई को देखें तो फाई क्या चीज़ है, बेसिकली फाई आपको कांस्टेंट फाई प्लेन जो है वो आपकी इस तरह सर्कल डिफाइन कर रही है आपकी स्फीयर के ऊपर। जो भी आपकी स्फीयर आपने बना था कांस्टेंट आर का, उसके ऊपर अगर आप इस तरह थीटा को कांस्टेंट कर लें और उसके ऊपर फिर आप फाई को वेरी करें तो आपका एक पूरा सर्कल बन जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड के सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड एक पूरे सर्कल की आपकी एक्स एक्सिस 0 डिग्री से लेकर बेसिकली आप 360 डिग्री तक उसकी रेंज है। ठीक है, तो फाई बेसिकली वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। क्या फाई की जो रेंज है वो 0 से 2 पाई तक है। ठीक है, तो इट शुड बी ऑब्वियस, अगर आप इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये चीज़ें मतलब इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए आपके ज़हन में। अच्छा अगर आप जेनिथ एंगल को देखें विच इज़ द थीटा एंगल, तो ये इस एक्सिस के साथ एंगल है, राइट। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एंगल, इसका एंगल 0 होगा क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर है। अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है, राइट, तो वो ये एंगल होगा थीटा। लेकिन अगर वो एंगल इस साइड पे भी है, इस डायरेक्शन में भी है, तब भी वो एंगल मैं पॉजिटिव ही लूंगा। ठीक है, ठीक है, दिस वुड बी द सेम एंगल थीटा। इट डजेंट मैटर कि वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, ये इस कोन के ऊपर वाले सर्कल पे जो मर्जी पॉइंट होगा उसका जो एंगल होगा वो कांस्टेंट होगा, वो थीटा ही होगा। ठीक है, वो फाई जो है वो बता रहा होगा कि वो पॉइंट किस तरह इस सर्कल में किस जगह पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर होगा तो फाई 0 होगा, यहाँ पे होगा तो फाई 90 होगा, दूसरी डायरेक्शन में होगा तो फाई जो है वो 180 हो जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन थीटा जो है वो कांस्टेंट होगा। थीटा किस डायरेक्शन में वेरी करेगा, थीटा इस डायरेक्शन में वेरी करेगा। अगर लेट्स से कि मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आपकी एक और कोन बन जाएगी। ठीक है, और इसका ये वाला जो एंगल है इस एक्सिस के साथ, ये बेसिकली आपका दूसरा थीटा है। तो यू कैन सी कि जी थीटा यहाँ पे 0 से होके यहाँ पे अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री में वो जो कोन है वो एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो ख़त्म हो गई है। और फिर इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में कोन जाना शुरू हो जाएगी, यहाँ से आपकी कोन इस डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएगी। तो आपका जो एंगल थीटा है ना वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 से 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुँच गया जब वो थीटा जो है वो वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड किया, और फिर वो जब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ गया तो वो 180 डिग्री तक वेरी किया। तो इसका मतलब यह है कि जो थीटा की रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to पाई, अनलाइक फाई। क्योंकि इस केस में इसको दोबारा इधर से वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इस डायरेक्शन में पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी उसी थीटा के साथ कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि जो थीटा की रेंज है वो 0 से पाई तक है, जबकि फाई की जो रेंज है वो 0 से 2 पाई तक है। अगर हम फाई की रेंज 0 से 2 पाई कंसिडर कर लेते हैं तो हमें थीटा की रेंज को 0 से 2 पाई तक कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। So this is one point that you need to keep in mind.
अच्छा, एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो इसमें ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये तो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आर जो है बेसिकली आपको डिस्टेंस बता रहा है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस। लेकिन ये जो है ये एंगल कोऑर्डिनेट्स हैं। एंगल को डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपने कहना है कि जी अच्छा इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी इतना एंगल इसका डिस्टेंस है, क्योंकि एंगल इज समथिंग एल्स। तो उसमें आपकी जो आर्क लेंथ वाला फार्मूला है वो यूज करके बेसिकली आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। सो इफ दिस इज 5, तो आपका ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस इज एस इज इक्वल टू R5। इफ दिस इज द R, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो वो R मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल 5 होगा, विच विल गिव यू द डिस्टेंस। और इसी तरह अगर आपने ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है तो दिस वुड बी R इंटू थीटा। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप डिस्टेंसेस चेक कर रहे होंगे तो वो आपने एंगल से आपको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। अच्छा हाँ, उसके बाद जो आखिरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे वो इनके यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स तो R, थीटा और फाई डिफाइन कर लिए, तो इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। ठीक है, इन R एक्सिस की, थीटा एक्सिस की और फाई एक्सिस की। तो जो R था वो तो हमें पता है कि वो तो रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, तो वो अगेन उस पॉइंट से उसके जो आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन होगी दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय R यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आपकी जो स्फीयर की बाउंड्री बनेगी, कह लेंगे जो भी आपकी स्फेरिकल सरफेस बनेगी उसमें जो भी पॉइंट होगा वहां से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन दैट वुड बी द R डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल ये सारी डायरेक्शंस जो हैं ये आपके यूनिट वेक्टर R की डायरेक्शन है। तो इसमें जो पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस हैं, और जो अ, अगर इस तरह की कोई डायरेक्शन होगी तो उसको आप नेगेटिव R कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी कि जी जो रेडियल डायरेक्शन है, अगर आप इसको एक्स वाई और जी के हिसाब से देख रहे हैं तो ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर फर्ज करेंगे इस पॉइंट पे तो ये कम्प्लीटली अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस। अगर ये यहाँ पे था तो ये अलोंग वाई एक्सिस पॉइंट कर रहा है, अगर यहाँ पे था तो ये अलोंग एक्स एक्सिस पॉइंट कर रहा है। तो आपका जो रेडियल वेक्टर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी लोकेशन क्या है, और उसके हिसाब से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो ट्रू फॉर द रेडियल डायरेक्शन ऑफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। उस पर भी जो इट डजंट, उसकी पॉइंट की लोकेशन क्या है सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर, और उसकी वहां से उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में होनी थी उसकी डायरेक्शन, लेकिन वो एक्स वाई के हिसाब से आप देखें तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। कभी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, कभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, कभी उसके एक्स और वाई के कंपोनेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपका रेडियल वेक्टर है वो तो आपके एक्स वाई और जी उसके तीनों कंपोनेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली वो चीज़ आती है कि जी आपके अगर आप जब आपका प्रॉब्लम के अंदर सिमेट्री होती है ना, तो ये एक ही जो वेक्टर है वो एक्स वाई जी तीनों वेरिएशंस को कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो यही वजह होती है कि जी जब अगर आपकी स्फेरिकल सिमेट्री है तो वहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे rather than द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अदरवाइज उसमें अगर आप उसको एक्स वाई जी के साथ आपको वो एक्सप्रेस करना पड़ गया तो देन यू नो कि जी वहाँ पे जो डायरेक्शन है वो तो हर एक्स वाई जी के हिसाब से चेंज हो रही है, और आपको उसको एक्स वाई जी के हिसाब से उस डायरेक्शन की चेंज को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये कुछ इंटीग्रेशंस और कुछ डिफरेंशिएशंस के ऑपरेशन में आपके जहन में होनी चाहिए कि आर का वेक्टर जो है अगर आप उसको एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो या डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स और वाई के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्स और वाई जो लोकेशन होगी पॉइंट की उसके साथ उस आर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, तो यू कैन नॉट ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट, तो उसमें आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लेके आ सकते। तो ये वाली चीज़ें जो है ना बेसिकली ये यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अच्छा, आर जो हो गया वो तो रेडियली आउटवर्ड हो गया किसी भी पॉइंट पे। फाई जो था ये वही है जैसे कि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखा था कि जो आपका सर्कल बन रहा है उसके टेंजेंट डायरेक्शन में फाई है। ठीक है, जो थीटा है ये भी इसी तरह टेंजेंट है, लेकिन ये इस वाले सर्कल के टेंजेंट है। ठीक है, ये सर्कल वो है जो आपका फाई एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, तो उसका जो टेंजेंट है वो बेसिकली आपका फाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो सॉरी वो थीटा डायरेक्शन है। सो दिस वाज फाई विच इज दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल, और ये जो वर्टिकल सर्कल है इसका जो टेंजेंट है वो बेसिकली थीटा है। ठीक है, तो अगेन इसमें जो अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन है वो आउटवर्ड टेंजेंट्स हैं, या यू कैन से विच इज
the counterclockwise direction here and यानी चूंकि पॉजिटिव थीटा एंगल ये था तो इसके हिसाब से उसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है थीटा की, पॉजिटिव थीटा यूनिट वेक्टर की, ठीक है, नॉट अपवर्ड्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं आर वेक्टर, फाई वेक्टर और थीटा वेक्टर, ये सब आपस में 90 डिग्रीज बना रहे हैं, ठीक है। दिस मतलब आप अगर आप इसको विजुलाइज करें तो आर और फाई के दरमियान 90 डिग्रीज है, आर और थीटा के दरमियान 90 डिग्री है, और थीटा और फाई के दरमियान 90 डिग्रीज है। सो एट एनी पॉइंट, एट एनी लोकेशन, जब भी आप आर, थीटा और फाई कह लें कि उसको ड्रॉ करेंगे तो इन तीनों के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी व्हाट इज थीटा डॉट आर, ठीक है। वैसे इसको ना हम कैपिटल आर, आपकी बुक ने कैपिटल आर यूज़ किया हुआ है तो आप इस कैपिटल आर यूज़ करें ताकि आप जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के आर है उसके साथ इसको कंफ्यूज ना करें। तो थीटा डॉट आर विल बी 0 क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसी तरह आर डॉट फाइव भी जो है वो 0 होगा, तो बिकॉज दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वन अनदर। सो होपफुली दिस इज क्लियर। इससे रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज आस्क। विजुअलाइजेशन में मेरे ख्याल में ये जो कोऑर्डिनेट है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, दिस इज प्रोबेबली द डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास दो कर्व सरफेसेस आ जाती हैं, दो एंगल के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, थीटा और फाई, तो उसके साथ जो है ना आपकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये है कि काइंडली इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसकी एनिमेशंस देखें आप, इसको कोई वैसे बॉल लेके उसके ऊपर आप इसको मुख्तलिफ पॉइंट्स को अस्यूम करके आप उसके पुश कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके आर, थीटा और फाई कोऑर्डिनेट्स निकालें, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह ये यूनिट वेक्टर्स जो है ना, इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो आपको इंस्टेंट मतलब आपको पता होनी चाहिए कि आर, थीटा, फाई की यूनिट डायरेक्शंस किधर है बेसिकली। Okay, so that was basically the introduction of the coordinate systems. Now we can move on to certain other concepts that we will need, जो कि basically जब हम वेक्टर कैलकुलस के मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बेसिकली वी नीड दैट। तो फॉर एग्जांपल जब आपने वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, आपके पास एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है और आप उसके ऊपर इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको शुरू में एक डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या है? जिस तरह आप डी एक्स या डी वाई होता है वो आपकी डिफरेंशियल लेंथ्स होती हैं, राइट। जब आप इंटीग्रेट करते हो अलॉन्ग अ लाइन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो आप एक स्मॉल इंक्रीमेंटल लेंथ डिफाइन करते हो, लेंथ एलिमेंट डी एक्स या डी वाई, और फिर उसको यूज़ करके आप इंटीग्रेट करते हो। तो इसी तरह जब आप वॉल्यूम के ऊपर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेंगे, उसको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अगेन अगर एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब छोटी सी 3 डायमेंशनल क्वांटिटी आप अस्यूम करके उसका वॉल्यूम लेके फिर आप उसके ऊपर हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, आप इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है, वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है, जी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है, और उसको यूज़ करके बेसिकली आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। इसी तरह जब आप लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो आप डी एल एक कह लें कि आप डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट आप कंसिडर करोगे डी एल, ठीक है। तो डी एल जो है वो उसकी कंपोनेंट डायरेक्शंस होंगी, जो जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप उसको डिफाइन कर रहे हो, तो उस डी एल की एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है, जी कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली दिस वुड बी डी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस डी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस डी जी अलॉन्ग जी एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आपका एक डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट आ गया, ठीक है। और इसको यूज़ करके बेसिकली आप लेट्स से आपने लाइन इंटीग्रल अगर आपने करना है कि किसी लाइन के अलॉन्ग आपने कोई क्वांटिटी इंटीग्रेट करनी है तो उसमें आप पहले डी एल डिफाइन करोगे,
इसी तरह वॉल्यूम के लिए जब आप वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जी आप एक स्मॉल डिफरेंशियल वॉल्यूम डिफाइन करेंगे। और डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है, उसमें आप अस्यूम करते हो कि जी ठीक है, आपकी x के अलावा आपकी थोड़ी सी वेरिएशन है जिसको आपने dx कह दिया। इसी तरह आपने कहा कि जी मेरी y के अलावा वेरिएशन है जिसको आपने dy कह दिया। इसी तरह आपकी z के अलावा वेरिएशन है उसने आपने dz कह दिया। तो इस छोटी छोटी स्मॉल वेरिएशन से जो आपका वॉल्यूम बना वो आपके पास dx मल्टीप्लाइड बाय dy मल्टीप्लाइड बाय dz बन गया। ठीक है, तो यू कैन सी के जी बेसिकली ये जो वॉल्यूम है ये क्यूबिकल शेप में होगा। ठीक है, तो ये इसकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो इसकी साइड है इसमें आप क्या कह रहे हो कि इसमें जो है y वेरी कर रहा है y के लॉन्ग और z वेरी कर रहा है लेकिन x कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो dy मल्टीप्लाइड बाय dz, तो ये जो लेंथ है ये dy है और ये जो वर्टिकल लेंथ है दिस इज dz। ठीक है, ये देखेंगे dz dy और dx से हमने ये साइड्स को लेबल किया हुआ है। तो ये जो इस साइड का जो एरिया बन गया, सरफेस एरिया बन गया, वो बन गया dy मल्टीप्लाइड बाय dz। ठीक है, और जो आपको पता है कि जो सरफेस एरिया, जो डिफरेंशियल सरफेस एरिया होता है ds, वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमने इसको ds x कह दिया। इसका सबस्क्रिप्ट x का मतलब ये है कि ये बेसिकली इसका जो यूनिट वेक्टर है वो x के अलॉन्ग है, राइट, क्योंकि ये y z प्लेन है। इसमें y और z जो है वो वेरी कर रही है, x आपका कांस्टेंट रह रहा है। तो इसका जो कह लें कि इसका नॉर्मल वेक्टर है सरफेस एरिया का, वो बेसिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जो भी आपका डिफरेंशियल सरफेस एरिया है, ठीक है, जो भी सरफेस है उसमें हमेशा अगर वो सरफेस एक वॉल्यूम बना रही है ना, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम का क्या मतलब है कि वो एक इनक्लोज सरफेस है, उस वॉल्यूम सारी बात इसके अंदर है। तो उसका जो यूनिट वेक्टर है, जो जो उसका नॉर्मल वेक्टर है, वो हमेशा आपने आउटसाइड डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, तो इसको आपने इनसाइड डायरेक्शन में कंसिडर नहीं करना। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे जो बेसिकली बाय कन्वेंशन द पॉजिटिव नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। ठीक है, जब भी आपके पास एक क्लोज सरफेस होगी तो उस केस में जो आपका नॉर्मल वेक्टर है इट विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दैट सरफेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली सरफेस थी, टॉप सरफेस थी, तो इसमें हमने इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ली है, इनसाइड नहीं ली। इसी तरह ये वाली सरफेस थी तो इसमें भी हमने इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स ली है। तो व्हेनेवर देयर इज अ क्लोज सरफेस, उस केस में जो आपका डिफरेंशियल सरफेस का नॉर्मल वेक्टर होता है दिस विल ऑलवेज बी पॉइंट टुवर्ड्स द आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आप उसकी उल्टी डायरेक्शन में लेते हैं देन यू विल हैव टू यूज द नेगेटिव साइन, क्योंकि उस केस में दैट इज द कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये वाली जो सरफेस थी दिस इज dy dx, क्योंकि इसमें dy dz सॉरी, इसमें dx कांस्टेंट है। ये वाली जो सरफेस है इसमें आपका dx dz है, इसमें dy कांस्टेंट है। और ये जो ऊपर टॉप सरफेस है इसमें आपका x और y वेरी कर रहे हैं, उसमें z कांस्टेंट है। तो दिस इज बेसिकली dx dy, और जो इनके नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z के अलॉन्ग कह लें कि पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से कि ये जो नीचे इसकी जो बॉटम सरफेस थी, इसी बॉक्स की ये जो बॉटम सरफेस थी, अगर इसका मैं नॉर्मल वेक्टर लेता तो वो नेगेटिव z के अलॉन्ग होता। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो सरफेस थी, जो इसका सामने वाला फेस था, इसके अगर नॉर्मल वेक्टर होता तो वो नेगेटिव x के अलॉन्ग होता। ठीक है, और इसी तरह ये वाली जो सरफेस थी, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो नेगेटिव y के अलॉन्ग होता है। तो ये बेसिकली हमेशा हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में इनका नॉर्मल वेक्टर्स लेना था, तो उस सरफेस का जो आउटवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव x के अलॉन्ग होना था। बॉटम जो सरफेस है इसका जो आउटवर्ड वेक्टर है वो नेगेटिव z के अलॉन्ग होना था, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारी सरफेस है उसका जो आउटवर्ड वेक्टर है वो नेगेटिव y के अलॉन्ग होना था। तो ये विल ऑलवेज टेक दैट अलॉन्ग द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इन तीनों सर्फेसेस जब हमारे पास आ गई तो उससे वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या है, वो बेसिकली दिस इज dy dz, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होती है ना, वो बेसिकली एक स्केलर इंटीग्रेशन होती है। वॉल्यूम का कोई यूनिट वेक्टर नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि वॉल्यूम का एक नॉर्मल वेक्टर है यूनिट वेक्टर, तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, dv इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि आपके जो dl है
और डी एस हैं, दे आर बोथ वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी। ओके, तो ये तो हो गई जी डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सॉरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, वहाँ पे तो हमने उसको dx, dy और dz के टर्म्स में लिखा था। यहाँ पे तो मेरे पास r, phi और z हैं, राइट। तो मैंने r, phi और dr, d phi, dz के टर्म्स में अपने वॉल्यूम को किस तरीके से लिखना है, क्योंकि अगर आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो ऑफ कोर्स आपको उसको एक्सप्रेस भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी अगेन जो आपका वॉल्यूम बनेगा उसमें क्या कहते हैं, आप अस्यूम करें कि आपकी थोड़ी सी चेंज जो थी वो डी आर के अलॉन्ग थी, आपने डी आर को थोड़ा सा वेरी किया, थोड़ी सी चेंज आपकी डी फाई के अलॉन्ग थी, थोड़ी सी चेंज आपकी डी जी के अलॉन्ग थी, और फिर आप देखेंगे उन तीनों से आपका क्या वॉल्यूम बनता है, ठीक है। तो जो आर के अलॉन्ग आपकी वेरिएशन थी वो देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो वेरिएशन है ये बेसिकली आपकी डी आर के अलॉन्ग है, तो इसको देखिए आपने डी आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जो आपकी फाई के अलॉन्ग वेरिएशन है ये देखिए आपने यहाँ पे फाई वेरी किया, डी फाई वेरी किया, तो चूंकि फाई जो है वो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है ये फाई है, तो ये जो लेंथ है यहाँ पे बेसिकली हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो ये चूंकि रेडियस आर था, ठीक है, तो दिस इज सिंपली आर डी फाई, ठीक है। ये जो लेंथ है जब फाई आपने वेरी किया तो जो जो लेंथ वेरिएशन है उस फाई के अलॉन्ग दैट इज आर डी फाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द डिस्टेंस। तो अगेन ये चीज़ हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस साइड इज आर मल्टीप्लाइड बाई डी फाई, और इस तरह जब जेड के अलॉन्ग वेरिएशन थी तो दिस इज सिंपली डी जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन साइड्स आ गई उस वॉल्यूम की। ऑल्दो दिस इज नॉट अ परफेक्टली क्यूबिकल शेप वॉल्यूम, लेकिन चूंकि ये साइड्स इतनी छोटी छोटी हैं, इतनी छोटी छोटी हैं कि यू कैन थिंक ऑफ इट कि इवन ये जो आर डी फाई है विच इज अ स्लाइटली कर्व्ड साइड, इसको भी आप अस्यूम कर सकते हैं कि जब फाई बहुत ही छोटा है, क्योंकि हम डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, तो यू कैन बेसिकली निगलेक्ट दिस कर्व एंड यू कैन से कि दीज आर स्ट्रेट साइड्स, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट साइड्स हैं तो फिर हम सिंपल इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस डिफरेंशियल वॉल्यूम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो इसमें जो डी वी है बेसिकली दिस इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो इसमें जो हाइट है वो डी जेड है, ठीक है, इसमें जो लेंथ है वो डी आर है, और इसकी जो विड्थ है वो आर डी फाई है। तो यू कैन सी कि जी इस केस में आर डी फाई डी जी, तो इसमें ये जो एक क्वांटिटी स्मॉल आर आ गई है वो किस वजह से, क्योंकि हमने ये जो एंगल था डी फाई इसको जब हमने कन्वर्ट किया इन द लेंथ तो दिस बिकम्स आर डी फाई, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये आर की आर आ गया यहाँ पे। तो इसी तरह यानी कि आप यहाँ पे कोई भी ये जो वॉल्यूम है इसकी आप इसी तरह सरफेस एलिमेंट्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास तीन तरह के सरफेस एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक तो इसी तरह ये जो यहाँ पे टॉप सरफेस है, ठीक है, इस केस में आप क्या वेरी कर रहे हो, आप उसका डी फाई वेरी कर रहे हो, डी आर वेरी कर रहे हो, ठीक है। आर और फाई कोऑर्डिनेट आप वेरी कर रहे हो, लेकिन जी के अलॉन्ग ये कांस्टेंट है। तो ये जो सरफेस एलिमेंट है दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव जी एक्सिस, ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर पॉजिटिव जी है, और इसका सरफेस एरिया कितना है, आर डी फाई मल्टीप्लाइड बाई डी आर। एक साइड जो थी आर डी फाई थी और दूसरी साइड जो डी आर थी, तो उसको मल्टीप्लाई करके जो सरफेस एरिया बना आर डी फाई डी आर, और उसका जो बिकॉज इट विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स सो दैट वुड बी अलॉन्ग पॉजिटिव जी डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, इस केस में आप जी वेरी कर रहे हो और इसमें फाई वेरी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप इसके आर वेरी नहीं कर रहे, इसमें आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा आपका। तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो पॉजिटिव ऑल आर के अराउंड है, ठीक है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन, और इसकी जो सरफेस एरिया है दैट इज आर डी फाई मल्टीप्लाइड बाय डी जी, ठीक है। और इसी तरह ये जो तीसरी साइड बनी जिसके बेसिकली आपका आर और जी जो है वो वेरी हो रहा है, लेकिन आपका फाई कांस्टेंट है, तो उस केस में आपकी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव फाई के अलॉन्ग है, ठीक है, अगेन आउटवर्ड्स रेडियली
आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस सरफेस, तो दिस इज अलोंग पॉजिटिव फाई, और उसकी एक साइड जो थी वो डी आर थी, दूसरी साइड डी जी थी, तो उनका जो कह रहे हैं जो एरिया बना है वो बेसिकली डी आर डी जी है। तो इसी तरह जब आपने 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन करनी होगी तो वो किसी एरिया के अलॉन्ग होगी, राइट, किसी एक सरफेस इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो या वो इस प्लेन में होगी या इस प्लेन में होगी या इस प्लेन में, तो उसके हिसाब से आपने अपना एक डिफरेंशियल सरफेस जो है वो डिफाइन करना होगा कि जिस पे आप इंटीग्रेशन करनी है, और फिर आपने देखना होगा कि उसमें जो भी कोऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे हैं, चाहे वो आर फाई हैं या फाई जी हैं या आर जी हैं, तो उनकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से आपने उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इसकी एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। Okay, so what about the surface and volume integration in spherical coordinate systems? ठीक है, अच्छा, spherical coordinate systems में अगेन अगर आपको याद हो तो हमारे पास दो जो थी वो एंगल कोऑर्डिनेट्स थे। जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट था वो एक ही था, दैट वाज द रेडियल कोऑर्डिनेट कैपिटल आर, लेकिन एक मेरे पास थीटा एंगल कोऑर्डिनेट था और एक फाई एंगल कोऑर्डिनेट था। ठीक है, तो अब इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा उसमें हम तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक तो ये कि मेरा आर वेरी करेगा, ठीक है, अगर आर वेरी किया तो वो उसको मैं स्मॉल डी आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डी आर जो मेरी आर के अलॉन्ग वेरिएशन थी। इसी तरह जो थीटा के अलॉन्ग वेरिएशन है, ये लेट्स से मेरी थीटा के अलॉन्ग वेरिएशन थी, तो इसको मैंने डी थीटा कह दिया, लेकिन रिमेंबर दिस इज द एंगल वेरिएशन, इसको डिस्टेंस में मैंने कन्वर्ट करना है। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज आर डी थीटा, क्योंकि इसमें ये वाली जो लेंथ थी वो आर थी, और जब थीटा के अलॉन्ग हमने वेरी किया तो इसकी आर्क लेंथ क्या बनी, आर डी थीटा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो तीसरी वेरिएशन है ना, दैट इज अलॉन्ग फाई। ठीक है, तो इसमें लेट से कि ये जो साइड है बेसिकली क्या है कि हमने डी फाई वेरी किया, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है ना, इसकी थोड़ा सा जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हो दैट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, कि जो इस साइड की लेंथ आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ओके, ये वेरिएशन जो थी ये तो आपकी डी फाई हो गई, लेकिन इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, तो बेसिकली इसमें आपके साथ इस आर साइन थीटा बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डी फाई के साथ। अब सवाल ये है कि आर साइन थीटा क्या चीज़ है। आर साइन थीटा बेसिकली आपकी ये वाली लेंथ है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपका आर था, ये आपका थीटा है, तो दिस इज बेसिकली आर साइन थीटा। तो इस केस में ये जो आपका रेडियल लेंथ है वो आर साइन थीटा है, और अब इस डायरेक्शन में आप क्या है, अब डी फाई जो है वो आप वेरी कर रहे हो, तो ये आर साइन थीटा, जो आर्क लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके डी फाई के साथ, तो देन दिस स्मॉल आर्क लेंथ विल बी आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी फाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यानी कि यहाँ पे ट्रिकी है कि ये जो तीसरी साइड है उसकी लेंथ हमने कैसे कैलकुलेट की है। तो दिस इज सिंपली आर साइन थीटा डी फाई। अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई, एक डी आर थी, एक आर डी थीटा थी, और एक आर साइन थीटा डी फाई। तो अब वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, अगेन हमने अस्यूम किया कि ये बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, तो इसकी जो इवन जो कर्व्ड साइड्स हैं उनको भी हम स्ट्रेट लाइंस के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम होगा वो सिंपली इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, डी आर मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर साइन थीटा डी फाई, तो वो बेसिकली ये बन गया आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई डी थीटा। तो जब भी आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस केस में आपने ये वाला स्मॉल डीवी कंसिडर करना है। ठीक है, तो यू डोंट, तो उसमें आपने यू हैव टू रिमेंबर कि आपने आर स्क्वायर साइन थीटा उसके साथ लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सिंपली डी आर डी फाई डी थीटा करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। तो इसमें जब एंगल्स को आप लेंथ्स में कन्वर्ट करते हो तो उसकी वजह से ये फैक्टर आर स्क्वायर साइन थीटा आपके साथ आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपने वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आपने साथ रखनी है। तो इसी तरह इसकी भी जो है ना, आप बेसिकली आपकी 3 सरफेसेस बन जाएंगी। ठीक है, जिसमें एक साइड जो है वो लेट्स से आर साइन थीटा डी फाई मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन इधर आउटवर्ड्स होगी आर के अलॉन्ग, एक डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव थीटा के अलॉन्ग होगी, और एक पॉजिटिव फाई के अलॉन्ग होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा फेस
कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, होपफुली यू कैन सी दैट कि यहाँ पे भी आप 3 डिफरेंशियल सर्फेसिस अस्यूम कर सकते हैं। डिफरेंशियल सरफेस की वैल्यू क्या होगी, उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो यू शुड बी एबल टू फाइंड दैट आउट। Okay, so ultimately in this table basically you have the formulas to convert quantities from one coordinate system to another, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो फार्मूला है ये आपको कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में के लिए आपके पास रिलेशन है सारे कि लेट से आपके पास x और y गिवन है, x y z गिवन है और उससे आपने r phi और z में लेके जाना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं तो उससे आपने r phi z यूनिट वेक्टर्स में जाना है। या अगर आपके पास वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, आपके पास एक वेक्टर गिवन है और उसके x y और z कंपोनेंट्स हैं, तो उससे आपने उसके r phi और z के कंपोनेंट्स में किस तरह लेके जाना है। तो ये सारे के सारे फार्मूलाज, ये टेबल जो है आपके पास गिवन होगा, तो यू शुड बी एबल टू डू द कन्वर्जन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर रेडियली, ठीक है। अगेन इसमें बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, उसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि ये फार्मूलाज वैसे आपको अलाउ होंगे जब आपका मिड एग्जाम होगा या फाइनल होगा, तो या तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे या आप ये फार्मूला शीट बना के उसमें ये जो फार्मूलाज हैं वो अपने साथ आप ला सकते हैं। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसको एटलीस्ट समझ लें कि ये बेसिकली ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ये फार्मूला कहाँ से, ये सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को यूज करके बेसिकली उनसे ये फार्मूलाज जो हैं डिराइव किए गए। इसी तरह जो हम पीछे ऑपरेशंस देख के आए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल, तो ये जो है ना मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में उन सबको सम अप कर दिया इस टेबल के अंदर, ठीक है। कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उसमें अगर आप वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होगी, ठीक है। अगर फिर उसमें वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या उसकी लेंथ है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके फार्मूलाज, उनका पोजीशन वेक्टर किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो हमने कहा था कि पोजीशन वेक्टर जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है वो बेसिकली उसमें सिर्फ r और z कंपोनेंट्स होते हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर इनफैक्ट इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसमें सिर्फ r कंपोनेंट होता है, क्योंकि उसमें वो आपका जो रेडियल वेक्टर है वो ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो वेक्टर है वो आपका रेडियल वेक्टर होता है। तो उसमें थीटा और फाई की आपको जरूरत ही नहीं होती आपके पोजीशन वेक्टर में। तो आपका जो रेडियल वेक्टर होता है वही एक ही कंपोनेंट जो होता है वो काफी होता है आपके पोजीशन वेक्टर के लिए। और जो बाकी ये सारी क्वांटिटीज हैं, ये वो जो बेसिकली हमने वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स और डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट्स के जो फार्मूलाज हैं वो सब यहाँ पे जो है उसको कंबाइन कर। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि ये जो डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट वगैरह के फार्मूलाज थे ये भी डिपेंड कर रहे होते हैं आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था कि जी डाइवर्जेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं कि डेल डॉट ए हमने कह दिया था, तो उसका जो फार्मूला जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यू कैन सी के जी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दैट इज क्वाइट दैट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें 1/रो का फैक्टर आ गया। अच्छा, इसमें रिमेंबर रो इज द सेम थिंग एज स्मॉल r इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इससे काइंडली कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं पे ये रो यूज करते हैं और कहीं पे स्मॉल r यूज किया जाता है। एंड द सेम फॉर्मूला ग्रेडियंट सॉरी डाइवर्जेंस का अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखें, एक्सक्यूज मी, सो दिस बिकम्स इन फैक्ट मच मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगेन ये वाली चीज़ें जो हैं ये भी आपके फार्मूला शीट में आपके पास होंगी, तो आपको ये कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। इफ़ यू हैव, अगर आपके पास एक वेक्टर हो और आपसे कहा जाए और लेट्स से कि वो वेक्टर जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास गिवन है और आपसे उसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने को कहा गई है, तो बेसिकली यू कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस। तो इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, कि इस फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
So let's look at an example before moving on to the last topic, जो कि बेसिकली हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. सो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जी हमने कहा था कि जो कर्ल होता है किसी भी फील्ड का वो बेसिकली उसकी कह लेंगे टेंडेंसी ऑफ रोटेशन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी जो भी फील्ड है किसी भी पॉइंट पे व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दैट फील्ड टू कॉज अ रोटेशन. तो फिर हमने एक काउंटर इंट्यूटिव एग्जांपल आपको दी थी. हमने कहा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी जो फील्ड है ऑल्दो इट फॉर्म्स सर्कल्स, ठीक है, जिस तरह के अराउंड द कंडक्टर एंड सो इट्स सर्कुलेटिंग फील्ड, लेकिन स्टिल जो उसका जो कर्ल होता है वो जीरो होता है. लेकिन वहाँ पे हमने वो कर्ल कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है. और उसकी रीज़न हमने कही थी. हमने कहा था कि क्योंकि ये जो बी फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है. इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है विद आर. जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर होते जा रहे हैं बी फील्ड जो है वो आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है. तो इस वजह से ऑल्दो कि इट्स अ सर्कुलेटिंग फील्ड, लग ऐसे रहा है कि ये किसी चीज़ को रोटेट कराएगी, लेकिन जो सर्कुलेटरी इफेक्ट है वो इससे जो इसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो रहा है उससे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज नो रोटेटरी इफेक्ट इन द फील्ड. सो बेसिकली द कर्ल कम्स आउट टू बी जीरो. तो यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई इस फील्ड का जो कर्ल है वो जीरो है या नहीं, ठीक है. तो अगेन अगर आप इस फील्ड को देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे गिवन है, ठीक है. तो ये तो आप ऑलरेडी फेमिलियर है फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, ठीक है. दिस इज म्यू आई बाई 2 पाई आर. जो उसकी वेक्टर डायरेक्शन है वो अगर देखें तो वो हमने उसको 5 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो फील्ड की एक्सप्रेशन है ये हमने किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में की हुई है? दिस इज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. सो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो स्मॉल आर है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. अगर आप इस पॉइंट पे एक सिलेंडर अस्यूम कर लें तो ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से डिस्टेंस है. ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाला आर नहीं है कि जो ओरिजिन से हम बेसिकली डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जी यू शुड नो कि जी ये बेसिकली किस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ एक्सप्रेस है. और इसी तरह ये जो फाई है ये बेसिकली आपकी ये रेडियल डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, जैसे कि इस डायग्राम में ऑलरेडी शो हो रही है, ठीक है. तो ये रेडियल डायरेक्शन है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर यही फील्ड आपको एक्स वाई में आपको एक्सप्रेस करनी पड़ जाती है तो आपको पता है कि ये हर पॉइंट पे ये जो रेडियल डायरेक्शन है उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है. तो उसकी एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. अगर आप इस वेक्टर को यू कैन एक्चुअली ट्राई दैट, अगर आप इस वेक्टर को कन्वर्ट करें इन एक्स वाई या इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और तो उसमें आप देखेंगे कि जी इसके एक्स और वाई कंपोनेंट आ जाएगा. जी कंपोनेंट तो नहीं आएगा क्योंकि ये इसका ये रेडियल डायरेक्शन है तो इसमें जी कंपोनेंट नहीं आएगा. तो उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट आ जाएंगे और एक्स और वाई कंपोनेंट भी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होंगे. उसमें साइन थीटा कॉस फाई मतलब इस किस्म की फाई की टर्म्स आ जाएंगे. और अगर आप उस फॉर्म में उसको लिखेंगे और उसका लेट से कि अगर आपको कहा जाता है कि उसका कर्ल फाइंड करें तो दैट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे ये है कि चूंकि इसकी सिमेट्री सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो उसके इसमें इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना जो है दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड नाउ वी कैन बेसिकली कैलकुलेट द कर्ल ऑफ दिस फील्ड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये कर्ल थी और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला फार्मूला है, राइट. तो इसमें जो है ना आपके पास कर्ल के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, रो, फाई और जी, ठीक है. और इसके अंदर जो है बेसिकली मुख्तलिफ कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. पार्शियल ए जी बाय पार्शियल फाई, पार्शियल ए फाई बाय पार्शियल जी.
तो अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ज़ीरो हो जाएंगी. लेट्स लुक एट ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लुक एट दिस रिलेशन ओवर हियर, तो यहाँ पे जो मेरी फील्ड है उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, उसका फाई कंपोनेंट है. ठीक है, उसका कोई आर कंपोनेंट नहीं है. ठीक है, और उसका जी कंपोनेंट नहीं है. सो इट हैज़ वन कंपोनेंट. अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप इसके रिलेशनशिप को देखें, एक तो ये वेक्टर है जिसका एक ही कंपोनेंट है. दूसरा ये जो फंक्शन है ये सिंपली आर का फंक्शन है. ठीक है, कि रेडियल कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, लेकिन इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ फाई, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ जी. यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड जी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर फाई के साथ मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो वो जीरो. पार्शियल बी बाय पार्शियल फाई शुड बी जीरो, एंड सिमिलरली पार्शियल बी बाय पार्शियल जी शुड बी जीरो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड जी. सो यू कैन अस्यूम कि जी इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फाई एंड जी, और कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है. सो दैट मीन्स यहाँ से मुझे ऑलरेडी पता लग गया कि जी पार्शियल बी बाय पार्शियल फाई जीरो है और पार्शियल बी बाय पार्शियल जी जीरो है. तो अगर ये वाली इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे मेरा जो वेक्टर था लेट्स से कि वो वहाँ पे तो हम उसको बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसका ए फाई ए जी और उस टर्म से हमने लिखा हुआ है, तो एक तो ये है कि उसका ए जी कंपोनेंट नहीं है, तो ये वाली चीज़ जीरो हो गई. उसका सिर्फ फाई कंपोनेंट है, राइट. और जो उसका फाई कंपोनेंट है वो जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो मुझे उसका पता है कि जो उसका पार्शियल बी फाई बाय पार्शियल जी वो जीरो है. ये वाली टर्म भी जीरो हो गई, जिसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये पूरी रो टर्म जो है जीरो हो गई. जो कर्ल की ये वाली चीज़ है इसको मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. फिर अगर हम दूसरी टर्म की तरफ देखें तो मुझे पता है कि उसका ये पार्शियल आर कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट है वो सिर्फ फाई कंपोनेंट है, राइट. तो ये वाली टर्म तो वैसे जीरो हो गई. ए जी कंपोनेंट भी उसका नहीं है, ठीक है, उसका सिर्फ रो कंपोनेंट है, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो गई. तो उसका ये फाई वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स जो हैं उसकी जीरो हो गई. तो दैट मीन्स कि सिर्फ ये वाली चीज़ जो है ये बाकी रह गई है. और ये जो चीज़ है बेसिकली आपने देखा है कि यही हमने यहाँ पे लिखा है. तो ये उसकी जो सिर्फ आखिरी वाली टर्म है जो जी के जो उसके कर्ल की डायरेक्शन होगी वो जी के अलॉन्ग होगी, और उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट नॉन जीरो होगा. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमने कॉपी कर लिया. ठीक है, जो रो थी उसको हमने आर से रिप्लेस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल है वो आर यूज़ किया. तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, आर एंड रो दे आर द सेम थिंग. कुछ बुक्स में उसको रो से आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ में इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. जो उनको जो बुक्स इसको रो लिखती हैं ना, वो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें कैपिटल आर की बजाय वो स्मॉल आर यूज़ करती हैं. तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ये कोई कांस्टेंट नहीं है. तो अ लॉट ऑफ टाइम दिस कैन कॉज कंफ्यूजन. सो प्लीज यू शुड नो कि ये दोनों एक ही चीज़ है. बेसिकली रो इज द सेम, इट्स द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द सिलेंड्रिकल एक्सिस. अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे ए फाई है. रिमेंबर, यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है वो सिर्फ फाई कंपोनेंट है. तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ए आर तो है ही नहीं. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हमने जीरो पुट कर दिया. और आर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये जो आर है ना ये फार्मूले से आया है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो रहा था और 1/r से डिवाइड हो रहा था. ठीक है, तो ये आर मल्टीप्लाइड बाय ए फाई. ठीक है, ए फाई क्या है बेसिकली इस वेक्टर का जिसका कि मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, उसका फाई कंपोनेंट, और उसका मेरे पास सिर्फ फाई कंपोनेंट ही है. ओके, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि सिर्फ फाई कंपोनेंट है, तो वो फाई कंपोनेंट मैं यहाँ पे ले आया हूँ विच इज़ म्यू आई बाय 2 पाई आर. और चूँकि आर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे. तो मेरे पास इनफैक्ट बहुत ही सिंप्लीफाई हो गई चीज़ें, क्योंकि पहले ये इनिशियली आर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन जब अब ये आर कैंसिल आउट हो गया तो पीछे म्यू आई बाय 2 पाई रह गया विच इज़ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर. तो इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी आर ये भी जीरो हो गया. तो ये वाली टर्म भी जीरो है, ये वाली टर्म भी जीरो है. तो अल्टीमेटली माई
curl is equal to 0. So you can see कि जी although this is a circulating field, but curl at any point is equal to 0, क्योंकि हमने उसका general relationship था और इसका जब curl calculate किया तो this comes out to be 0. So this is basically a field which is irrotational. जब curl 0 होता है तो हम कहते हैं कि जी that field is irrotational. तो यही वजह है कि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ रखेंगे तो वो उसके अंदर कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, बल्कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे ही रहेगी. ऑल्दो वो इसको मूव कराएगी लेकिन उसके अंदर कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, बल्कि वो एक तरह का कह लेंगे ट्रांसलेशन मोशन होगा अराउंड द सर्कल, बट इट विल नॉट रोटेट. इसकी ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे कर दे या इसकी जो उस बार के अंदर आपकी जो है ना कोई एंगल कोई रोटेशन प्रोड्यूस कर दे. ठीक है. So now we have seen mathematically कि जी the field due to a current carrying conductor is irrotational या उसकी curl जो है वो 0 होती है. Okay, so we are going to stop over here. ठीक है. इसकी जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का that is basically how to calculate line integrals and surface integrals and volume integrals. ठीक है. तो उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे और फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा. And then we can move on to the chapter 4, which is basically electrostatics वाला क्वेश्चन है. ठीक है. तो जी any questions students?